एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं हाइड्रोकार्बन्स का तीसरा वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एल्काइंस के बारे में। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग एल्काइंस के कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए क्रिस्टल क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होते हैं एल्काइंस? ऐसे कंपाउंड्स जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और उनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड देखा था एल्केन्स में, डबल बॉन्ड देखा था एल्कीन्स में, और अब हम पहुंच चुके हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, एंड इसीलिए यहां पर हम बात करेंगे एल्काइंस की। अब हम देखते हैं कि एल्काइंस पर जैसे ही हम आ गए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो हैं वो और कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यार कार्बन जो है वो तो मेरा टेट्रावैलेंट ही है, मतलब वो 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है। एल्केन्स के केस में क्या था कि कार्बन जो है अपने बगल वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा था, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा था। एल्केन्स के केस में जो कार्बन है वो बगल वाले के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, तो ये 2 ही हाइड्रोजन से जुड़ रहा था। अब ट्रिपल बॉन्ड के केस में कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड तो बगल वाले कार्बन के साथ ही बना लिया, तो अब ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो बेसिकली जैसे जैसे हम सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो एल्काइन फैमिली का जो पहला स्टेबल मेंबर है दैट इज इथाइन। इथ बोले तो 2 कार्बन, आइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फिर 2 ही हाइड्रोजन होंगे। सो दैट इज इथाइन विच इज C2H2, और इथाइन का कॉमन नेम भी है विच इज एसिटिलिन। अब ये जो एल्काइंस है ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के प्रोसेस में एल्काइंस जो हैं दे आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स, मतलब इनके हेल्प से हम बहुत सारी और यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जैसे अगर n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा C2H2 विच इज इथाइन। उसी तरह से प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन, ये इनकी पूरी की पूरी होमोलॉगस सीरीज है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन होता है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि यार कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना के एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन से, तो कुल मिला के ये कार्बन जो है ये 2 ही चीजों से जुड़ा हुआ है, राइट। तो जब कोई भी कार्बन 2 ही चीजों से जुड़ा रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। ये चीजें तो हमने पढ़ रखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है कि नहीं? अब देखो एल्काइंस के अंदर ये जो पाई बॉन्ड होता है इसके होने से क्या होता है, हमें पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। अब चूंकि साइड वाइज ओवरलैप से बनता है तो पाई बॉन्ड्स कंपैरेटिवली वीकर होते हैं व्हेन कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब पाई बॉन्ड में हमने ये भी देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो ऊपर और नीचे होती है। यू रिमेंबर पाई बॉन्ड, राइट। तो इन सब कारण से होता ये है कि कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आता है ना, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, उसको फटाक से दिख जाता है कौन? पाई इलेक्ट्रॉन्स, और वो उन पे अटैक कर देता है, राइट। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एल्काइंस में पाई बॉन्ड के होने की वजह से ये एल्केन्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम स्टेबल है, क्योंकि भाई कोई भी आके कभी भी अटैक कर देगा तो स्टेबिलिटी काहे की, राइट। तो इसीलिए एल्काइंस आर फार लेस स्टेबल व्हेन कंपेयर टू एल्केन्स। अगर बात करें नॉमेनक्लेचर की, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल अ क्विक रिकैप। एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर के लिए पहला स्टेप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, दूसरा स्टेप चेन की नंबरिंग करो कुछ इस तरीके से कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे लीस्ट नंबर मिले, एंड फाइनल रूल जो सफिक्स है वो क्या लगता है इसमें? आइन, YNE। ठीक है, और वर्ड रूट तो हम सबको पता ही है, अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से करते हैं हम एल्काइंस की नेमिंग। चलो फटाफट से प्रैक्टिस किया जाए। तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और हमें इनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या था? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। 1 2 3 4 5, यहाँ तो एक ही एक चेन है तो ऑब्वियसली यही लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन का। नंबरिंग ऐसे करना है जिधर से मेरा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5।
5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं आइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन, या फिर काफी लोग इसको पेंट 1 आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ये भी सीधा सीधा एक ही पॉसिबल चेन है, तो 5 कार्बन का चेन। किधर से करोगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5, अगर इधर से किया तो 2 नंबर कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड। अगर उल्टे साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5 होगा, तो उस केस में 3 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऑब्वियसली यही हमारा सही है नंबरिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, अब ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे है इसीलिए 2 आइन, पेंट 2 आइन। आसान था। चलो अब ये देखते हैं इसके अंदर क्या अलग है। इसके अंदर एक एल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, बट यहां भी प्रोसेस वही रहेगा। नंबरिंग करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे भी कर लो, 4 कार्बन का ही चेन बन रहा है। किधर से नंबरिंग करेंगे। अब आप पूछोगे कि मैम मिथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी दे या ट्रिपल बॉन्ड को, तो हमने प्रायोरिटी पढ़ी थी फंक्शनल ग्रुप्स की, और हमें क्या पता है कि ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा ज्यादा प्रायोरिटी। तो यानी कि नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4, तो अब 3 नंबर कार्बन पे है मिथाइल ग्रुप जो कि प्रीफिक्स की तरह ऐड हो जाएगा 3 मिथाइल, और मेरा चेन 4 कार्बन का है, तो ब्यूट कितने नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे, तो चाहो तो आप डायरेक्ट ब्यूटाइन लिख सकते हो या फिर ब्यूट 1 आइन लिख सकते हो। सिंपल था। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर तो खैर हमने कर ही रखी थी पहले, बट इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो चलो बच्चों अब बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो एल्काइंस के केस में भी हम देखेंगे कि जो शुरू के एल्काइंस हैं जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, इनके अंदर ना सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं। कैसे, चलो बना के दिखाती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट इथाइन। अब इथाइन है तो इसमें 2 कार्बन है और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब आप खुद ही सोचो क्या क्या ही चेंज कर सकते हैं हम, बहुत हुआ तो ये 2 कार्बन को हेरा फेरी कर सकते हैं, बट स्टिल द स्ट्रक्चर विल बी द सेम। तो यानी कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दूसरी चलो बात करते हैं प्रोपाइन की। प्रोपाइन में होता है 3 कार्बन, ठीक है, ठीक है, यहां पर ये ऐसे लिख देते हैं CH3। ठीक है, तो अब यहां पर आप खुद सोच के देखो कि इसमें हम क्या अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम हम जो है ट्रिपल बॉन्ड को इधर कर देते हैं ना, यहां से उठा के इधर रख दे क्या ट्रिपल बॉन्ड को। अगर चलो आपकी बात मान ली, मैंने मान लो रख भी दिया, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, हैप्पी, ऐसा कर दिया, बट क्या ये दोनों स्ट्रक्चर अलग हैं? ये क्या है, 1 प्रोपाइन या फिर प्रोप 1 आइन, ये क्या है प्रोप 1 आइन, जस्ट दैट इसमें आप इधर से नंबरिंग करोगे, तो ये तो इसी को ही बस पलट दिया। और हमें क्या पता है आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें जो 2 अलग कंपाउंड्स हैं दे शुड बी 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, ऐसा नहीं कि एक को घुमा दिया दूसरा मिल गया, नो। तो यानी कि बेसिकली ये दोनों एक ही चीज है, राइट। तो यहां पर भी हम कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ओनली 1 स्ट्रक्चर। इथाइन के केस में ओनली 1 स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं लेट्स से ब्यूटाइन की। ब्यूटाइन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब देखो लॉजिकली सोचो आप कि जैसे जैसे मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरे पास इन्हें रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब मैं कहूं कि मैंने हाइड्रोजन बनाए नहीं है, वो आप खुद से बना लेना, ठीक है। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि भैया ट्रिपल बॉन्ड जो है ना मैं दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में लगाती हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान देना है, क्या ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है? आप बोलोगे क्या किया है मैम, आपने तो खाली ट्रिपल बॉन्ड ही चेंज किया है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की है, बट ये दोनों 2 अलग कंपाउंड है। देखो पहला वाला कंपाउंड क्या है, ब्यूट 1 आइन, दूसरा वाला कंपाउंड क्या है, ब्यूट 2 आइन। अब आप बोलोगे खाली नाम अलग है इसीलिए अलग है क्या? सुन लो बात, देखो ऐसा है कि क्या मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा रोटेट कर दूं, मान लो ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया, क्या मुझे ये मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। इसको घुमा दूंगी तो भले ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा जिसमें इधर ट्रिपल बॉन्ड हो और ये दोनों सिंगल हो, वो दोनों सेम चीज है, ठीक है। बट ये जो दोनों है ना इनको हम रोटेट करके घुमा के कुछ भी करके हम पा नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये आइसोमर्स है, क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो पोजीशन अलग अलग है। हाँ, आइसोमेरिज्म में पढ़ा था ना हमने, पोजीशन आइसोमेरिज्म, याद तो होगा, है कि नहीं?
तो यानी कि ब्यूटाइन के केस में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो बेसिकली दो डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि दे आर आइसोमर्स, है कि नहीं। इसके बाद चलो बात करते हैं पेंटाइन की। पेंटाइन में क्या है, 5 कार्बन। अब क्या हुआ, मेरे पास और ज्यादा कार्बन आ गए, 5 कार्बन है, तो इनके साथ तो हम और प्ले अराउंड कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को दूसरे तीसरे के बीच में भेज सकते हैं, तीसरे चौथे के बीच में भेज सकते हैं, वी कैन प्ले अराउंड अ लॉट विद देम, राइट। इनफैक्ट हम इसको ब्रांच्ड भी बना सकते हैं, मान लो ये वाला कार्बन है, इसको ऐसे ब्रांच बना दिया, वो भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तब भी सेम रहेगा। लेट अस सपोज ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, हम इधर लगा दिया एक कार्बन को, ठीक है, या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दी, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इसमें प्ले अराउंड कर सकते हैं, अलग अलग हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो मैं बोलना ये चाह रही हूं कि जैसे जैसे हम हायर एल्केन्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनमें ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, इसीलिए हमें आइसोमेरिज्म उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहां पर लिस्ट डाउन किया हुआ है कुछ एल्काइंस जिनके कॉमन नेम्स बड़े फेमस हैं। फेमस इसलिए है क्योंकि ये काफी मतलब डे टू डे लाइफ में यूज आता है, तो इनका कॉमन नेम रख दिया गया। जैसे कि C2H2 जिसे हम इथाइन कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, इसका कॉमन नेम है एसिटिलिन। और आप देखोगे कई जगह ना, स्पेशली जब हम यूसेज की बात करते हैं, वहां पर एसिटिलिन वर्ड काफी यूज होता है। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि भाई मिथाइल एसिटिलिन के बारे में कुछ भी पूछ दिया गया, अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि मिथाइल एसिटिलीन क्या है। बट बेसिकली मिथाइल एसिटिलीन जो है ये क्या है, ये प्रोपाइन है। तो मतलब हुआ कुछ यूं कि C2H2 का जो कॉमन नेम था दैट वाज एसिटिलिन, और इस एसिटिलिन के ऊपर बेस्ड करके बाकियों के भी नाम रख दिए गए। जैसे कि इसको बोल दिया गया, ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C इज एसिटिलिन, तो यहाँ पे एसिटिलिन के अलावा और क्या है, मिथाइल, तो नाम रख दिया कॉमन नेम मिथाइल एसिटिलिन। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C के अलावा और एक्स्ट्रा क्या है, इथाइल ग्रुप, तो नाम रख दिया गया इथाइल एसिटिलिन। यहाँ पर एसिटिलिन ग्रुप ये रहा, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन दो अलग अलग साइड्स में लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया डाई मिथाइल एसिटिलिन। तो कॉमन नेम भी जो है ना, एक कॉमन नेम से ही बाकियों का कॉमन नेम डिराइव कर दिया गया। बट इट इज गुड टू नो देयर कॉमन नेम्स, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ना ये कॉमन नेम्स के टर्म्स में आपको क्वेश्चन पूछ देंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि कंपाउंड है कौन सा। तो बच्चा पार्टी अब हम सीखेंगे कि यार एल्काइंस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इसमें ना हम बहुत सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बना सकते हैं, हम डाई हैलाइड से कैसे बना सकते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो खूब सारे अलग अलग इंटरेस्टिंग मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। कैसे हम कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं एल्काइंस। तो इंडस्ट्रियल स्केल में हम एल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के रिएक्शन से हमें एल्काइन मिल सकता है। अब आप पूछोगे बट कैल्शियम कार्बाइड कहां से मिलेगा, तो कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा क्विक लाइम से। व्हाट इज क्विक लाइम? क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO। अब जिन भी बच्चों के दिमाग में चल रहा है सोडा लाइम, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सोडा लाइम एंड क्विक लाइम आर टू डिफरेंट थिंग्स। सोडा लाइम में क्या होता है, CaO प्लस NaOH, नाम है सोडा लाइम तो सोडियम का कुछ तो रहना चाहिए, है कि नहीं। और क्विक लाइम होता है सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो चलो ठीक है, क्विक लाइम से मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड, बट क्विक लाइम कहाँ से मिलेगा? क्विक लाइम मिलेगा लाइमस्टोन से। जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तब हमें मिलता है क्विक लाइम। तो भाई कुल मिला के ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस हो गया। पहले मुझे क्या चाहिए, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो मिलेगा क्विक लाइम, फिर क्विक लाइम से मिलेगा क्या, कैल्शियम कार्बाइड, और फिर कैल्शियम कार्बाइड से मिलेगा क्या, एल्काइंस। तो चलो रिएक्शंस देखें। तो चलो रिएक्शंस देखने का टाइम आ गया है। कैल्शियम कार्बाइड बोले तो CaC2, ये होता है अपना कैल्शियम कार्बाइड। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, ये जो प्रोसेस है ये स्टेप वाइज होगा। सबसे पहले मुझे जरूरत है लाइमस्टोन की, ठीक है। लाइमस्टोन से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्विक लाइम, और क्विक लाइम से मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड से मुझे फाइनली मिलेगा एल्काइन। आप बोलोगे मैम ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। प्रोसेस तो है बट इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से समझ में आएगा। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है ना। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब देखो यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को हो सकती है। हमने एक पढ़ा हुआ है सोडा लाइम, वो क्या होता है,
कंफ्यूज नहीं होना है। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, सोडियम से आ गया सोडा। ठीक है, तो इस तरह की बेसिक चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्विक लाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टेप वाइज देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से CaO, वो हमें कैसे मिलता है, बाय हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट को आप कर दो हीट, हीट को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम प्लस CO2। तो मिल गया हमको क्या, क्विक लाइम। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, क्विक लाइम से मुझे पाना है कैल्शियम कार्बाइड, वो कैसे मिलेगा, क्विक लाइम के साथ हम ऐड कर देंगे कोक। 3 क्यों लिखा है मैंने, वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस 3 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कोक के साथ इसको ऐड किया तो मुझे मिल जाएगा कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में मुझे मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट। स्टेप नंबर 3, अब कैल्शियम कार्बाइड से मुझे पाना है क्या, मुझे पाना है एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन कैसे मिलेगा, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किससे, वाटर से। देखो यहां मैंने बताया था ना, कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर, तो इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो हमें मिल जाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2, और ये C2H2 क्या है, एल्काइन, ऑब्वियसली इथाइन। ठीक है, अब देखो इसको एक आसान टिप याद रखने का कि कैल्शियम कार्बाइड में यहाँ पर 2 कार्बन थे ना, तो वहीं से मुझे मिल गया 2 कार्बन वाला एक एल्काइन यानी कि इथाइन। अमेजिंग। तो चलो अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एल्काइन को बना सकते हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। अब भारी सा नाम है तो आप सोच रहे होगे कि विसिनल डाइहैलाइड कौन सी चीज है। देखो टर्म पे फोकस करो, विसिनल ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, विसिनिटी से। विसिनिटी मतलब आसपास। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 बगल बगल में रहने वाले कार्बन से 2 हैलोजन लगे हुए हों, डाइहैलाइड्स, 2 हैलोजन। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस तरह के विसिनल डाइहैलाइड्स से हम एल्काइन कैसे बनाते हैं, जब हम इन्हें ट्रीट करते हैं विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहलिक KOH से जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो हमें मिल जाता है एल्काइन। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। बड़ा सा नाम है बट बहुत आसान है। मतलब क्या है इसका, डी, जहां पर भी डी आ जाता है ना पहले, इसका मतलब है कुछ चीज हट रही है, किसी चीज को हम भगा रहे हैं। जैसे डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को हटाना। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब डी मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब एक हैलोजन, मतलब एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, तो क्या समझे हमने ये समझा कि जब हमारे पास एक विसिनल डाइहैलाइड हो, उसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करो तो उसमें से माइनस हो जाएगा HX, वेर X रिप्रेजेंट्स अ हैलोजन। HX को जैसे ही माइनस कर दोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपके पास बचा रहता है क्या, एक एल्काइन। तो चलो रिएक्शंस देखें। तो चलो रिएक्शन के टर्म्स में देखें, एक विसिनल डाइहैलाइड चाहिए हमें। विसिनल डाइहैलाइड एक सिंपल सा लेंगे, लेट अस सपोज 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड लेते हैं, और विसिनल मतलब बगल बगल जो कार्बन है इनके साथ लगा हुआ होगा 2 हैलोजन का ग्रुप, यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, डाइब्रोमाइड है ये। इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराने वाले हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो KOH, अल्कोहलिक है यानी कि अल्कोहल के प्रेजेंस में। ठीक है, होगा क्या, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अभी अभी इसका मतलब बताया, डी मतलब कोई चीज रिमूव हो रही है, कोई चीज जा रही है। क्या जा रही है, हाइड्रोहैलोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एक हैलोजन। हैलोजन क्या है यहाँ पर, ब्रोमीन। तो मतलब कि यूं समझ लो कि इसमें से HBr चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बचेगा कि जो हाइड्रोजन है ना वो मेरे पास अब एक तरफ इस कार्बन के ऊपर, लेट अस सपोज एक ब्रोमीन चला गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या बच जाएगा, दोनों हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की बात करें तो इसका ब्रोमीन तो रह जाएगा क्योंकि एक ब्रोमीन ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, और क्या रहेगा इसके पास रह जाएगा इसका हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन रहा क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया।
राइट। तो ये दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं कि क्या बनेगा, इट्स वेरी इजी। इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन को गायब करना है। तो जैसे ये यहां से मैंने एक हाइड्रोजन गायब कर दिया और एक ब्रोमीन गायब कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, एक ब्रोमीन बचा, एक हाइड्रोजन बचा, ठीक है। इस कंपाउंड का अगर हम नामकरण देखें, सो दिस इज एल्कीनाइल हैलाइड। एल्कीनाइल, एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड है, इसीलिए एल्कीनाइल हैलाइड। इनफैक्ट अगर इसका नाम देखें तो इट इज इथीनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। सो दिस इज इथीनाइल ब्रोमाइड। तो ये बन गया, अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो इसको और क्या कर सकते, तो अभी क्या बना, अभी तो फिलहाल एल्कीन ही बना है, राइट, इसमें डबल बॉन्ड है, एल्काइन तो बना नहीं है। तो इसके बाद अगर हम इसको फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ सोडा एमाइड, सोडा एमाइड बोले तो Na+ NH2-, दिस इज सोडा एमाइड। इसके प्रेजेंस में अगर इसको वापस से रिएक्ट कराते हैं तो वापस से इसमें से HBr जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो दोनों ब्रोमीन गायब, ठीक है, एक हाइड्रोजन भी गायब, एक ब्रोमीन भी गायब, तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो बच जाएगा सिर्फ CH, तो बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इथाइन बोले तो एल्काइन। तो इस तरीके से हम एल्काइंस बना सकते हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। अब ये जो प्रोसेसेस है ना, ये कई बार ऐसे भी काम आते हैं कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपके पास ये दिया हुआ है और इससे आपको बनाना है इथाइल। तो वहां पर ना जो मल्टीपल स्टेप्स आपको करने होते हैं, तो आपको दिमाग में रखना होता है कि यार एल्काइन क्या क्या चीज से बन सकता है। वी विल डू सच क्वेश्चंस, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो बच्चों चलो अब हम बात करते हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, जिसके अंदर हम फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो एल्काइंस के काफी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्कीन्स और एल्केन्स की तरह ही होते हैं। हालांकि हमें आइसोमेरिज्म में या फिर पोलर नेचर में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। तो अगर पोलर नेचर की बात करें तो एल्काइंस आर पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल्स, या फिर कह सकते हो वीकली पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर बात करते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस की, तो इनके अंदर भी होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। बोलने का मतलब है कि अगर लेट्स से ये दो मॉलिक्यूल्स हैं एल्काइंस के, मतलब लेट अस सपोज हम C2H2 की बात कर रहे हैं, इथाइन, तो ये एक इथाइन का मॉलिक्यूल है, ये एक इथाइन का मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो बहुत वीक फोर्स है, इसीलिए क्या होगा, बहुत एकदम पास पास नहीं है, दूर दूर है ये, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, तब क्या होता है, दे एग्जिस्ट एज गैसेस। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। तो एल्काइन में भी हम देखते हैं कि शुरू के जो 3 एल्काइन हैं वो गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद के जो 8 एल्काइंस हैं वो लिक्विड्स की तरह, और उसके बाद जो हायर एल्काइंस हैं दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। अब एक सवाल जो दिमाग में आ सकता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे करते करते जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड हो जा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, राइट। अब अगर लेट्स से आई टॉक अबाउट C2H2 जिसमें सिर्फ 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ अगर मैं एक 10 कार्बन वाले एल्काइन की बात करूं, दोनों के साइज में तो फर्क होगा। अब देखो अगर 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच वैन डर वाल्स फोर्स बहुत कम होगा, राइट, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स तो इनके बाहर के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन वही अगर बॉल्स इतने बड़े बड़े हो तो इनके बीच का जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो मेरा मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का फोर्स बढ़ रहा है। तो ये एक दूसरे के पास रह रहे हैं, और पास रह रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका जो स्टेट है दैट इज गोइंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। एल्काइंस के केस में हम देखते हैं कि स्पेशली जो हायर एल्काइंस होते हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। हालांकि अगर हम स्पेसिफिकली इथाइन की बात करें तो वो कलरलेस तो होता है, बट उनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो एल्काइंस में हम देखते हैं विथ इंक्रीज इन साइज बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसा क्यों, लेट्स से साइज जब छोटा था तो इनके बीच का वैन डर वाल्स फोर्स भी कम था, राइट। तो चूंकि वैन डर वाल्स फोर्स कम था तो इस फोर्सेस को तोड़ना
इजी था, मतलब कम टेम्परेचर में ही ये फोर्स को आप तोड़ देते, राइट। फोर्स तोड़ने की बात हम क्यों कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉयल कब होगा, जब वो लिक्विड से गैस स्टेट में जाएगा, राइट। तो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो बीच का जो फोर्स है ये फोर्स टूट जाना चाहिए। लाइक लिक्विड स्टेट पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, गैसियस स्टेट में कम होगा, तभी तो वो फ्रीली मूव करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसीलिए हम इस फोर्स को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जब हम स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इनके बीच का वैन डर वाल्स फोर्स इज लेस, तो कम टेम्परेचर पे ही ये फोर्स जो है ये टूट जाएंगे एंड दे कैन बी कन्वर्टेड टू द गैसियस स्टेट। लेकिन वही जब हम बड़े साइज की मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इनके बीच का वैन डर वाल्स फोर्स इज मोर, तो इसीलिए इस फोर्स को तोड़ने के लिए जो है हमें काफी ज्यादा देर तक हीट करना होगा, सो द बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। तो इसीलिए जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। जिस तरह हमने एल्केन्स के केस में देखा था ठीक उसी तरह से एल्काइंस के केस में भी जो स्ट्रेट चेन एल्काइंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू ब्रांच्ड चेन एल्काइंस। क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे उनके स्ट्रक्चर को, ब्रांच्ड चेन एल्काइन इज मोर टुवर्ड्स द स्फेरिकल शेप, मतलब चूंकि उनका जो शेप है ना वो धीरे धीरे स्फेयर के तरफ बढ़ रहा है, राइट। और हम क्या देखते हैं, स्फेयर, लेट्स से जैसे ये दो स्फेयर हैं, इनके बीच का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ये बहुत कम है कंपेयर्ड टू अगर मैं दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ले लूं, राइट। तो चूंकि यहाँ पर ब्रांच्ड चेन में भी वही हो रहा है कि इनका जो शेप है ना दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट स्फेयर का डायरेक्शन, इसीलिए इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच का वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो भी कम होगा, राइट। तो वैन डर वाल्स फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि उसको आप कम टेम्परेचर में ही उस फोर्स को आप तोड़ दोगे, राइट। एंड दैट्स द रीजन कि जो स्ट्रेट चेन है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू ब्रांच्ड चेन। बात आती है अब सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी पे वही हमारा मंत्रा रहेगा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये बताओ कि जो एल्काइंस हैं ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर या नॉन पोलर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये जो है ये फेयरली पोलर है, मतलब पार्शियली पोलर है। तो चूंकि पार्शियली पोलर है तो ये फेयरली किस तरह के सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर, जैसे कि बेंजीन, इस तरह के सॉल्वेंट्स में ये लगभग डिसॉल्व हो जाते हैं, बट वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब बारी है डेंसिटी की। तो हम देखते हैं कि एल्काइंस के केस में जो डेंसिटी का ट्रेंड है उसमें जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती है, लेकिन एल्काइंस की जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से हमेशा कम ही होता है। तो वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आप इस लिस्ट को देखो तो देखो एल्काइंस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, एंड दैट्स द रीजन जो एल्काइंस हैं वो वाटर के ऊपर डिसॉल्व तो होते ही नहीं है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं। तो बच्चा पार्टी अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। अब एल्काइंस की खासियत तो भैया है इसके ट्रिपल बॉन्ड में, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। अब चूंकि ये इतने इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो भाई इलेक्ट्रोफाइल्स की नज़र तो होगी ही, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। नॉट जस्ट दैट, काफ़ी सारे रिएक्शंस यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले भी देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं, ओनली इफ इसके अंदर कोई हेवी मेटल आयंस अगर प्रेजेंट हो। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो चलो कुछ रिएक्शंस देखें। तो अब हम 4 कैटेगरीज के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे फॉर एल्काइंस। पहला एसिड बेस रिएक्शन, फिर एडिशन रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड फाइनली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो चलो तैयार है सभी लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन की। तो हमारी कहानी यहाँ पर शुरू होगी एल्काइंस के एसिडिक नेचर से। इनफैक्ट एल्काइंस जो है दे आर लाइक वेरी वीक एसिड, बड़े ही कमजोर ही सही बट कमजोर एसिड की तरह ये बिहेव करते हैं। तो ये रिएक्ट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि सोडियम मेटल या फिर सोडा एमाइड NaNH2, इनके साथ रिएक्ट करते हैं और अंडरगो करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन हम सभी को पता है, राइट। एक एसिड और एक बेस मिल करके न्यूट्रलाइजेशन अंडरगो करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो इसी तरह का रिएक्शन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें एल्केन या एल्कीन के केस में देखने को नहीं मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एल्काइंस जो है ये एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन एल्केन्स या एल्कीन्स एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं। तो अब दिमाग में क्या आ रहा होगा, दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि क्यों, जब एल्केन या एल्कीन एसिडिक नहीं है तो एल्काइन एसिडिक क्यों है।
तो यहाँ पर जो रीजन है ये पता है कहाँ से आता है, ये आता है कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से। तो जब हम एल्काइन की बात करते हैं जहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। जहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि हाइड्रोजन आयन को H+ को रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा, और H+ को रिलीज कौन करता है, एसिड। एंड दैट्स द रीजन एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि किसी भी एल्काइन में एसिडिक कौन से वाले हाइड्रोजन होते हैं, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हो, ना कि सारे हाइड्रोजन, राइट। मान लो अगर हमारे पास एक 6 कार्बन का एल्काइन है, तो जो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको रिलीज करना इज इजी। सो वो जो एसिडिक नेचर है वो हमें सिर्फ वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ही दिखता है, ना कि उस एल्काइन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन है सब में, ठीक है। तो अगर हम एसिडिक नेचर को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि एल्काइंस का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्कीन्स और उसके बाद एल्केन्स। हैविंग सेड दैट, जो एल्काइन का भी एसिडिक नेचर है वो भी बहुत वीक एसिड है, दे आर वेरी वीक एसिड। तो ऑब्वियसली एल्कीन और एल्काइन जो है वो तो और भी ज्यादा वीक है। तो चलो कुछ रिएक्शंस देखते हैं जहां पर हमें एल्काइंस के साथ एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिले। तो चलो अब थोड़ा सा एसिड बेस रिएक्शंस को रिएक्शन से समझा जाए। तो अभी अभी हमने देखा कि भाई सोडियम मेटल, सोडा एमाइड, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और अपना एल्काइन क्या है, दे आर लाइक वीक एसिड्स। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम एसिटिलाइड विथ लिबरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 गैस लिबरेट होता है और बनता है सोडियम एसिटाइलाइड। चलो रिएक्शंस देखें। रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जैसे लेट अस सपोज दिस इज इथाइन। तो अगर हम इथाइन से सपोज किया, ये तो इथाइन ही है, राइट। तो इथाइन को हमने रिएक्ट करा सोडियम मेटल के साथ, तो हमें यहां पर क्या मिल गया, व्हाट इज दिस, दिस इज मोनोसोडियम इथाइनाइड, राइट। मोनोसोडियम, एक ही सोडियम है, मोनो इज 1, सो दिस इज मोनोसोडियम इथाइनाइड, ठीक है। अब इसे अगर हम फर्दर सोडियम से रिएक्ट करवाएं, मतलब इस मोनोसोडियम इथाइनाइड को अगर हम फर्दर सोडियम से रिएक्ट कराएं, तो हमें क्या मिलता है, देखो इसे ध्यान से, ये भी इथाइनाइड ही है बट इसमें 2 सोडियम है, सो दिस बिकम्स डाई सोडियम इथाइनाइड, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम किसी और एल्काइन का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करते हैं प्रोपाइन की, 3 कार्बन वाला एल्काइन है। तो प्रोपाइन को अगर हम सोडा एमाइड के साथ रिएक्ट कराएं, सोडा एमाइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर, सोडियम प्रोपाइनाइड, यहां भी एक ही सोडियम है, राइट। सो दिस इज सोडियम प्रोपाइनाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एसिड बेस रिएक्शंस होंगे। अब बारी है समझने की एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो चलो बच्चा बड़ी फटाफट से दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि ये आपने पहले कहां पढ़ा था, कहां पर हम एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करा रहे थे। तो हमने देखा था एल्काइन या एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन कराने से हमें मिल जाता है एल्केन। तो एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पर, एल्काइंस एड अप 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कि निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इन सब के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और बनता क्या है, एल्केन्स। इस रिएक्शन के बारे में तो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है, एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली हाइड्रोजिनेशन। तो चलो रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगर हम इथाइन की बात करें, इथाइन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स, तो हमें क्या मिल गया, इथीन। इथीन के साथ फिर से हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हमें क्या मिल गया, इथेन। तो बेसिकली हाइड्रोजिनेशन से हम एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, यहां पर क्या है, प्रोपाइन, 3 कार्बन वाला एल्काइन, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिल गया, प्रोपीन। इसके साथ वापस से हाइड्रोजन ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, प्रोपेन।
तो यहां भी वही कहानी, एल्काइन से एल्कीन, फिर एल्कीन से एल्केन। अब आ रही है डिस्कस करने की एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन कैसे ऐड होते हैं एल्काइंस में। इनफैक्ट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये एक टेस्ट की तरह भी यूज होता है फॉर अनसैचुरेशन। अगर हमें ये पता करना हो कि कोई कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या नहीं है, तो उसके लिए हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी समझ में आएगा। बेसिकली हैलोजन कैसे ऐड होते हैं, तो लेट अस से यहाँ पर मेरा एक एल्काइन है, ठीक है। व्हाट इज दिस एल्काइन, यहाँ पर दिस इज प्रोपाइन। प्रोपाइन के साथ हमने ऐड किया ब्रोमीन, ठीक है। और ये एडिशन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब काफी लोगों के दिमाग की घंटी बजी होगी, यार हाँ ये तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था एल्कीन्स में भी, राइट, ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4, राइट। तो ब्रोमीन के होने की वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज कलर, राइट। लेकिन अगर इस कंपाउंड के डाल देने से वो रेडिश ऑरेंज कलर डिस्चार्ज हो जाता है या डीकलराइज हो जाता है, इसका मतलब कि वो जो कंपाउंड है दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि अगर वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन या एल्काइन है, तो वो ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाएगा इन CCl4 सॉल्यूशन और वो क्या बना देगा, देखो यहां पर क्या बना रहा है, डाई हैलाइड। 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं लेकिन एल्कीन वाला ग्रुप है, सो बेसिकली ये क्या बना दे रहा है, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। इनफैक्ट इसको अगर फर्दर और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो देखो डबल बॉन्ड जो है वो फाइनली सिंगल बॉन्ड पे आ उतरा है, एंड दिस इज 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से हैलोजेंस का एडिशन होता है एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इसे हम अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब बात करने वाले हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में। हाइड्रोजन हैलाइड्स कौन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और हैलोजन ग्रुप भी हो HX फॉर्म में, जैसे कि HCl, जैसे कि HBr, जैसे कि HI, ये सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं। तो इनके साथ भी एल्काइंस का एडिशन रिएक्शन होता है। So 2 molecules of hydrogen halides add to alkynes to form gem dihalides। अब आप सोचोगे कि यार ये gem dihalides क्या होता है, तो gem dihalides बेसिकली वैसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर डाईहैलाइड है तो इसका मतलब इनके अंदर क्या होगा, 2 हैलोजन होंगे, राइट। डाईहैलाइड है सो 2 हैलोजन होंगे, और ये 2 हैलोजन कहां पर अटैच्ड होंगे, जैसे विसिनाइल डाईहैलाइड जब हम पढ़ रहे थे तो वो विसिनिटी वाले कार्बन में लगे होते थे। यहाँ पर जो 2 हैलोजेंस होंगे दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, सो दैट्स द कैच। तो ये सेम कार्बन से ही दोनों के दोनों हैलोजन ग्रुप लगे होते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं जेम हैलाइड्स, ठीक है। चलो रिएक्शन देखें। तो लेट अस सपोज हम शुरुआत करते हैं एक एल्काइन से, दैट इज इथाइन। इथाइन को हमने रिएक्ट कराया एक हाइड्रोजन हैलाइड से, जैसे कि HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। तो रिएक्शन कैसा होगा, तो ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है। ये जब फर्दर रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो ये फाइनली बना देगा CH3 CHBr2। तो इसमें आप देख रहे हो कि इस वाले कार्बन पे ही दोनों ब्रोमीन लगे हुए हैं, राइट। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं जेम डाईहैलाइड, ठीक है। तो इस तरह के जेम डाईहैलाइड्स हमें मिलते हैं जब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड करते हैं एल्काइंस को। यहां पर एक मॉलिक्यूल ऐड किया पहली बार में, यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल ऐड किया, ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या मिला, जेम डाईहैलाइड्स। अब बात करेंगे हम रिएक्शन विद वाटर। एल्केन्स और एल्कीन्स के तरह ही एल्काइंस भी जो है ये वाटर के साथ ना तो मिक्सअप होते हैं और ना ही रिएक्ट करते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पर है एक लेकिन जब हम इसे वार्म करते हैं विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इन दोनों के साथ जब हम इसे वार्म करते हैं एट 333 केल्विन, तब जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और करके बनाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O दैट इज कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। चलो रिएक्शंस देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि एल्काइंस जो हैं
जब इनको हम वार्म कर देते हैं और फिर प्रॉपर कैटलिस्ट्स वगैरह यूज करते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि भाई कार्बोनिल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, CO ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो, जैसे कि कीटोन, जैसे कि एल्डिहाइड, तो इस तरह के कंपाउंड्स ये बनाता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ये, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमारा एल्काइन कौन सा है, इथाइन है। इथाइन को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, एंड इन एट प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर कैटलिस्ट वगैरह के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये जो OH है ये आके यहाँ पर लग गया, राइट। सो बेसिकली OH ने जो है वो यहाँ पर अटैक कर दिया, तो उसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी बन गया। अब ये जो है फर्दर इसका जब आइसोमेराइजेशन हो गया, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट खाली स्ट्रक्चर का जो है रीअरेंजमेंट हो गया, तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें CO ग्रुप है, यानी कि दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड। टू बी मोर प्रिसाइज इसके अंदर CHO ग्रुप है, CHO बोले तो एल्डिहाइड, तो यानी कि यहाँ पर मुझे क्या मिला, मुझे मिला एल्डिहाइड, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल, ठीक है। चलो अब एक दूसरा रिएक्शन भी देखते हैं। यहाँ पर जो मेरा एल्काइन है दैट इज 3 कार्बन वाला एल्काइन, दैट इज प्रोपाइन। प्रोपाइन के साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया, वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ द राइट कैटलिस्ट्स एंड टेम्परेचर, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, इस तरीके से OH भी जुड़ गया इसके साथ। और आइसोमेराइजेशन के बाद हम क्या देखते हैं, इसके अंदर वापस से CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है प्रोपेनॉन, दिस इज नॉट एल्डिहाइड, CHO ग्रुप नहीं है यहाँ पर, RCOR वैसा वाला ग्रुप है। सो दिस इज प्रोपेनॉन विच इज अ कीटोन, ठीक है। तो वाटर के ऐड होने पर हमें एल्डिहाइड, कीटोन, इनफैक्ट हमें कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। पॉलीमराइजेशन हमने पहले भी बात करी है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक छोटा सा यूनिट लिया, ऐसे ही यूनिट मतलब वही यूनिट जब बार बार रिपीट होता रहे जिससे हमें एक हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर मिले, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इथाइन का भी हम लीनियर पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड कंडीशंस, और उससे हमें मिल सकता है पॉलीइथाइन या फिर पॉलीएसिटिलीन, ठीक है। अब ये पॉलीएसिटिलीन के अंदर होता क्या है, इथाइन के ही रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक पॉली इथाइन है, तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी वेरी हाई। ये काफ़ी यूजफुल भी होता है, जैसे इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। इनफैक्ट मेटल कंडक्टर से ये काफ़ी लाइटर और चीपर भी होता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये कई बार बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोड्स की तरह भी यूज किए जाते हैं। दूसरे तरह का पॉलीमराइजेशन जो हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। मतलब ये बड़ा मज़ेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल भी। इसमें क्या होता है ना कि हम जैसे मान लो इथाइन का हमने 3 मॉलिक्यूल लिया, मतलब 3 C2H2 के मॉलिक्यूल्स लिए और उसको अंडर सूटेबल कंडीशन उनका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा दिया, मतलब उसका एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। एंड व्हाट इज दैट साइक्लिक कंपाउंड, अगर मैंने 3 मॉलिक्यूल लिया है C2H2 का तो मेरा 6 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है विच इज द वेल नोन बेंजीन। और हमें तो पता ही है कि बेंजीन कितना यूजफुल है, बेंजीन से हम कितने सारे ड्रग्स एंड डाइज वगैरह बना सकते हैं। मतलब बेंजीन इज लाइक अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो ये वाला जो रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन वाला, दिस इज सुपर डुपर यूजफुल। इनफैक्ट जब हम अगले वीडियो में एरीन्स की बात करेंगे, बेंजीन के प्रिपरेशन की बात करेंगे, वहां पर भी ये जो मेथड है दैट्स गोइंग टू बी द नंबर 1 मेथड। तो चलो इसके रिएक्शंस को देखते हैं। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमें एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, जैसे कि इथाइन को जब हम पास करते हैं थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, तो ये कंडीशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। जब इस सिचुएशन से इसे पास करेंगे देन इट अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन और क्या बनता है, बन जाता है बेंजीन। तो अब एक मॉलिक्यूल इथाइन से तो बेंजीन बनेगा नहीं क्योंकि बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया इथाइन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया इथाइन का, और ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया,
ठीक है। तो इथाइन के 3 मॉलिक्यूल जो हैं, जब हम इसे रेड हॉट आयरन से पास करेंगे एट 873 केल्विन, तो मुझे मिल जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का। तो चलो एक मजेदार सा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे हमने प्रिपरेशंस पढ़े, इतने सारे रिएक्शंस पढ़े, बट ये किस तरीके से काम आएगा। तो वो कुछ इस तरीके से काम आएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, क्या बताओगे आप? अब कोई डायरेक्ट प्रोसेस है नहीं, सोच के देख लो। डायरेक्टली अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। तो आपको अपनी कहानी की शुरुआत करनी पड़ेगी इथेनोइक एसिड से, विच इज CH3COOH, और आपको पहुंचना पड़ेगा बेंजीन तक। अभी हमने जो रिसेंट पढ़ा वो ये था कि बेंजीन को हम एल्काइन से बना सकते हैं, मतलब इथाइन से बना सकते हैं। तो अब आपका चैलेंज है कि इथेनोइक एसिड से आपको इथाइन तक जाना पड़ेगा। चलो देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब आप दिमाग पे जोर डालो कि ये इथेनोइक एसिड के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो इथेनोइक एसिड को अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्ट कराओगे तो ये कैसे टूटेगा, CH3COONA प्लस H2O, इस तरीके से टूटेगा। अब ये क्या है, सोडियम इथेनॉइट, राइट। तो इसे जब हम सोडा लाइम से पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन। याद है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ा था कि अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसे अगर सोडा लाइम से पास कराते हैं, सोडा लाइम बोले तो CaO प्लस NaOH, इससे पास कराते हैं तो हमें मिलता है एल्केन। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मीथेन, क्योंकि इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो COO वाला पार्ट हट जाता है तो एक कार्बन वाला एल्केन मिल जाता है। तो वही हुआ यहाँ पर कि हमें क्या मिल गया, मीथेन। ठीक है, बट यार मीथेन से क्या होगा, मुझे तो इथाइन में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो चलो कुछ सोचा जाए, मीथेन से हम क्या बना सकते हैं। एक ऑप्शन है कि हम मीथेन का हैलोजिनेशन कर देते हैं, इसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, बट CH3Cl से क्या होगा, चलो कम से कम इससे हम इथेन तो बना ही सकते हैं, क्योंकि हमें इथाइन चाहिए, राइट। तो मीथेन विल नॉट हेल्प, तो एटलीस्ट इथेन तो बनाते हैं। तो CH3Cl को अगर हम वुड्स रिएक्शन अंडरगो कराएं इसे, मतलब इसे सोडियम से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। पढ़ा था हमने ये सारी चीजें, तो देखो कैसे काम आ रही है चीजें यहाँ पर। तो वुड्स रिएक्शन अगर इसको हम अंडरगो कराएं तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर एक कार्बन वाला हमारे पास हैलाइड होता है तो हमें 2 कार्बन वाला, हमें हायर एल्केन्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पर मुझे 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, दैट इज C2H6 विच इज इथेन। तो चलो कम से कम मीथेन से हम इथेन पर तो आए, बट हमें चाहिए इथाइन। अब ये सोचो, इथेन से इथाइन बनाने का कोई डायरेक्ट तरीका है क्या? उल्टा तो है, इथाइन से इथेन तो हम डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन से बना सकते हैं, बट इथेन से इथाइन डायरेक्ट तो खैर नहीं बना सकते हैं, बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि इथेन का वापस से हम क्लोरीनेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। उससे क्या होगा, ये बन जाएगा C2H5Cl। ठीक है, और अब क्या है मेरे पास, एल्काइल हैलाइड है। तो क्या हमारे पास कोई तरीका है जिसमें हम एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना सके? पहले एल्कीन बनाते हैं फिर एल्काइन बना लेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर हम एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं तो हम एल्कीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड था, सो 2 कार्बन का एल्कीन भी बनेगा। तो ये बन गया मेरा इथीन। चलो अब काफी क्लोज आ रहे हैं धीरे धीरे। शुरुआत तो एसिड से हुई थी, फिर मीथेन बनाया, फिर इथेन, फिर इथीन। अब इथीन से मुझे बनाना है इथाइन, बट कैसे बनाए यार इथाइन, डायरेक्ट कोई तरीका ही नहीं है। तो यहाँ पर हम वापस से कुछ करते हैं, वापस से हम यहाँ पर करते हैं ब्रोमिनेशन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इस रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी यूज करते हैं, राइट, पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखो इधर एक Br लग जाएगा और इधर भी एक Br लग जाएगा। तो बेसिकली ये किस तरह का कंपाउंड बना है, विसिनाइल डाइहैलाइड, 2 हैलाइड्स हैं जो विसिनाइल कार्बन पे लगे हुए हैं।
तो ये विसिनाइल डाइहैलाइड बन गया। बट हम इससे भी खुश नहीं है। क्या विसिनाइल डाइहैलाइड से हम किसी तरह से एल्काइन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बाय पासिंग इट थ्रू अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर ऐसा किया तो मुझे यहाँ पर 2 कार्बन का मिल जाएगा एल्काइन, दैट इज इथाइन। चलो फाइनली हमने इथाइन बना ही लिया। यहीं तक ट्रिकी प्रोसेस था। एक बार इथाइन बना लिया, उसके बाद तो बेंजीन बनाना सीधा सीधा प्रोसेस है। फिर इथाइन का कर देते हैं हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसको अभी अभी डिस्कस किया था हमने। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें इधर क्या मिल जाएगा? बेंजीन। सिर्फ प्रोसेस का नाम नहीं लिखना है, आपको बकायदा लिखना है कि इतने केल्विन टेम्परेचर में इसके प्रेजेंस में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है एंड फाइनली यू गेट बेंजीन। तो क्या ये मुश्किल था? अब ऑब्वियसली बात है, बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि इसमें हर स्टेप में आपको सोचना पड़ेगा, आपको रिकैप करना पड़ेगा कि कौन कौन से रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं इसको इसमें चेंज करने की, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आप 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट। बट यस, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन रिएक्शंस। तो बच्चा पार्टी यहीं पर खत्म होता है कहानी एल्काइंस की। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, सारी चीजें डिस्कस कर ली एल्काइंस की। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते रहना है, और तब तक मैं लेकर आऊंगी इसका आखिरी फुल एंड फाइनल वीडियो विच इज गोइंग टू बी ऑन एरीन्स, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो को देखने के बाद हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।